हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में और आपको ध्यान होगा कि हम लोग डायरेक्टरी रूल तक पहुंचकर उस एरा को ख़त्म कर चुके थे, डायरेक्टरी रूल वाला, और उसके बाद इमरजेंस ऑफ नेपोलियन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें नेपोलियन जो है एक प्रधान सेनापति के रूप में बहुत ही तेज़ी से उभरता है, ना सिर्फ फ्रांस के आकाश में बल्कि पूरे यूरोप के आकाश में, क्योंकि यहाँ से जो नेपोलियन का इमरजेंस हुआ है वो आगे की कहानी तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट एक समय आया 1804 में जब उसने खुद को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपके चैप्टर में अभी 2 सब टॉपिक छूटे हुए हैं और उसको छोड़ने की एक खास वजह थी, क्योंकि मैं आपको एक लाइन से पहले पढ़ाना चाहती थी कि ठीक है, फ्रांस में क्रमवार रूप से क्या क्या हुआ, ठीक है, जहां पर कि नेपोलियन के डाउनफॉल तक जाके खत्म हो जाता है, जो 1815 में वाटरलू के मैदान में हुआ। लेकिन इसमें 2 सब टॉपिक्स जो थे वो एक्चुअली जैकोबिन गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो सब टॉपिक थोड़ा सा लीक से हट के था, क्रम से हट के था, तो जिसे हम लास्ट में भी डिस्कस कर सकते थे, इसलिए मैंने उसे छोड़ रखा था। क्योंकि जाहिर सी बात थी कि जब इतने बड़े पैमाने पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसने ना सिर्फ फ्रांस को बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, तो उस क्रांति में क्या विमेन का या फिर स्लेव्स का भी कुछ रोल था या नहीं था। कई बार बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं कि ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, फिर देखा ग्रोइंग मिडिल क्लास, तो ये सारे सब टॉपिक्स देखते देखते जब वो आते हैं द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यहाँ तक भी उन्हें सही समझ में आता है, ठीक है, फिर फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये सब सारा कुछ उनको समझ में आते चला जाता है। फिर ये सारा टॉपिक ख़त्म करते करते अचानक से आता है कि क्या विमेन का भी रिवॉल्यूशन में कोई रोल था या नहीं था, तो यहाँ तक भी सही है। पर अचानक से आता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कन्फ्यूज़न की बात इसलिए नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे 2 वजहों से मैंने इन 2 सब टॉपिक्स को छोड़ा था। एक तो ये दोनों ही थोड़ा सा लीक से हटके हैं, और दूसरा ये दोनों ही काम जैकोबिन गवर्नमेंट के टाइम हुआ था। तो जैकोबिन गवर्नमेंट बोलने से कई बार ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लिखा हुआ है। जैकोबिन गवर्नमेंट को ही रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जैकोबिन गवर्नमेंट को ही रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है, जैकोबिन गवर्नमेंट को ही कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यही वो समय था जब रिपब्लिक आया था, और यही वो समय था जब रॉबस्पियर था, और यही वो समय था जिसे रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग गवर्नमेंट या अलग अलग रेजीम का नाम सुन के उन्हें लगता है कि ये अलग अलग है, बट एक्चुअली ये सारे नाम जैकोबिन गवर्नमेंट को ही दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों ही काम, यानी कि एक तो विमेन की क्या कंडीशन थी उस समय में फ्रांस में, और स्लेवरी जो कि चल रहा था 17th सेंचुरी से फ्रांस में, इसके बारे में जैकोबिन गवर्नमेंट ने बहुत ही उम्दा कार्य किए थे अपने समय में, उसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और चूंकि ये उस लीक से हटके है, जो एक क्रम से हम चल रहे थे उस लीक से हटके, इसीलिए इसे मैंने लास्ट के लिए रखा। तो ठीक है, हम इस क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते समय हमने इस बात पे गौर किया कि विमेन जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी शुरू से ही। चाहे आप वो देखिए कि वो बिल्कुल जब ब्रेड की लाइन में लगी हुई थी और वहाँ से उठ के वो चली गई थी वर्साई, वहाँ से राजा को लेकर आई थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते समय आपने इस बात पे गौर किया होगा कि विमेन जो थी वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी शुरू से ही। जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तब से वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, पर उन्हें रखा गया था पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में। थर्ड स्टेट की यदि बात करें तो थर्ड स्टेट भी 2 भाग में बटा हुआ था। ध्यान होगा आपको कि थर्ड स्टेट में भी जो थे कुछ लोग रिच मर्चेंट्स थे। तो थर्ड स्टेट की जो विमेन थी उन्हें अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता था। फल फूल सब्जियां बेचने का काम करती थी, इसके अलावा वो डोमेस्टिक सर्वेंट का भी काम करती थी। तो जो वुमेन थी उनके पास ना तो एजुकेशन थी, ना तो एजुकेशन तक उनकी एक्सेस थी, ना तो वो पढ़ी लिखी थी, और ना ही उन्हें किसी तरह के जॉब की ट्रेनिंग मिली हुई थी। दूसरी बात ये कि जो वर्किंग वुमेन थी भी वो डबल बर्डन थी, क्योंकि उनसे अपेक्षा की जाती थी कि ठीक है घर का भी सारा काम करें और बाहर तो काम कर ही रही थी वो ऑलरेडी। तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए विमेंस लोगों ने बहुत सारे क्लब इस्टेब्लिश किए थे, और ये उस समय तकरीबन
पूरे फ्रांस की यदि बात करें तो तकरीबन 60 क्लब्स इस तरह के एस्टैब्लिश हुए थे जहाँ पे वुमेन एक साथ बैठती थी और उनकी जो कुछ भी उनका इंटरेस्ट था उसके बारे में वो डिस्कस करती थी। अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज़ उठाने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर निकाले, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स खोले और पूरे फ्रेंच सिटी में, बहुत सारे फ्रेंच सिटीज़ की यदि बात करें तो सबको मिला के तकरीबन 60 क्लब्स उस समय थे विमेन के जो उनके मुद्दे पे बात करते थे, जहां महिलाएं अपने इंटरेस्ट की बातें डिस्कस करती थी और आवाज उठाती थी। इन सारे क्लब्स में सबसे फेमस एक क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। ये एक ऐसा क्लब था जो उस समय सबसे ज्यादा फेमस था। तो सारे डिमांड्स के बीच में सबसे बड़ी जो उनकी डिमांड थी, वुमेन की जो सबसे बड़ी डिमांड थी, वो जाहिर सी बात थी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात सबसे ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उन्हें पैसिव सिटीजन के कैटेगरी में रखा गया था, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो उनकी यही डिमांड थी कि भाई सबसे पहले तो वोटिंग राइट्स होने चाहिए। तो उनका 3 चीज़ था मेनली। फर्स्ट था राइट टू वोट, दूसरा था टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली और तीसरा था टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। और उनकी जो ये बातें थी, उनकी जो ये आवाज़ थी, तो उनका ऐसा मानना था कि जब तक इन बातों को जैकोबिन गवर्नमेंट नहीं मान लेगी तब तक हमारे इंटरेस्ट को नहीं सुना जा रहा है। ऐसा उनका मानना था कि तब तक हमारे इंटरेस्ट को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ऐसा विमेन लोगों का मानना था। हालांकि शुरुआती समय में जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेन्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि उन लोगों ने स्टेट स्कूल खुलवाया था और गर्ल्स को स्कूल जाना कंपलसरी करवाया था। इसके अलावे फादर जो थे वो उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ शादी को रजिस्टर करना भी जरूरी था और तो और डिवोर्स को भी लीगल बना दिया और इसके लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता था। इतना आसान बना दिया। तो सारी चीज़ें तो ठीक थी। जैकोबिन गवर्नमेंट ने वुमेन्स की कंडीशन को अच्छा करने के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन राइट टू वोट नहीं दिया, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं दी थी। तो ये डिमांड जो थी वो कंटिन्यूसली चल रही थी वुमेन में। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वही जैकोबिन गवर्नमेंट है, ये वही कन्वेंशन है, ये वही रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, ये वही रॉबस्पियर था यहाँ पे, जो कि गुलेटिन करवा दिया करता था लोगों को। तो वुमेन की सारी डिमांड मानी गई, लेकिन जो पॉलिटिकल इक्वालिटी देने वाली बात थी उसे मानना तो दूर, बल्कि उन लोगों ने ऐसे सारे पॉलिटिकल क्लब्स को बैन कर दिया और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी प्रोमिनेंट वुमेन थी इस फील्ड में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, उनको ना सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया गया। उनमें से एक थी ओलंप डे गूज, जिसने प्रोटेस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, क्योंकि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें विमेन को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रख दिया गया था और उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और साथ ही राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के साथ ही साथ उसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन को पब्लिश किया था, जिसमें उसने क्वीन को और नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे उनको संबोधित किया था। साथ ही साथ ओलंपे डी गूज ने 1793 में जैकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि जैकोबिन गवर्नमेंट ने फोर्सिबली जो वुमेन्स के क्लब थे उसको क्लोज डाउन किया था, बंद किया था। तो इस वजह से भी ओलंपे डी गूज बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसने जैकोबिन गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, पर उसका ये गुनाह माफ़ नहीं हुआ और रॉबस्पियर ने उसे भी गुलेटिन करा दिया। बहरहाल वुमेन्स मूवमेंट ओलंपे डी गूज के मरने के बाद भी तकरीबन 200 सालों तक चलता रहा, वर्ल्ड वाइड चलता रहा और वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस के लिए आवाज़ उठती रही। वोटिंग राइट्स के लिए तो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट भी चलता रहा, लेकिन सच पूछिए तो 19th सेंचुरी के लास्ट में, यानी कि लेट 19th में और अर्ली 20th सेंचुरी में जाके वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले। हमारा भारत इस मामले में अलग है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश का संविधान बना तो एक ही साथ सभी को वोटिंग राइट्स मिल गए थे, इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये एक टॉपिक था वुमेन से रिलेटेड जिसे मैंने कवर किया अभी।